नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वर्चुअलाइज सॉल्यूशंस के फाउंडर अशबा जावेद जी से। तो अशबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मंच मुझे प्रोवाइड किया। एंड हम जैसे जितने भी फाउंडर्स एंड न्यू स्टार्टअप्स करने वाले लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है आपके दूरदर्शन के माध्यम से, जहाँ पे एक उनको मौका मिल रहा है अपने कंपनीज के बारे में, अपने जर्नी के बारे में बताने का। थैंक यू सो मच आप सबों का भाई। अशबा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको यहाँ पर आने के लिए। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि वर्चुअलाइज सॉल्यूशंस का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। मैम, वर्चुअलाइज सॉल्यूशंस एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। वर्चुअलाइज सॉल्यूशंस की अगर बात की जाए तो जैसा कि ये नाम बता रहा है, वर्चुअली सॉल्यूशंस देना, ये एक कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है 360 डिग्री में। वन स्टॉप सॉल्यूशंस कहते हैं हम अपनी कंपनी को, किसी भी मार्केटिंग कंसेप्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी कंपनी जो है वो जानी जाती है। हम लोग बेसिकली अभी झारखंड के अंदर में एस्टैब्लिश्ड है एंड वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग दिल्ली एंड बैंगलोर के कुछ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं अभी। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये वन स्टॉप सोल्यूशन से आपका क्या तात्पर्य है? वन स्टॉप सॉल्यूशंस कहने का मतलब बस यही है कि एक रूफ जहाँ पे सारी A to Z 360 डिग्री के फॉर्म में सर्विसेज मार्केटिंग के लिए प्रोवाइड की जा सके। कहने का तात्पर्य ये भी है कि आज के वक्त में और हमेशा से ये रहा है कि अगर मुझे अपनी कंपनी के लिए किसी भी मार्केटिंग सर्विसेज की आवश्यकता है या ज़रूरत है तो मुझे टाइम पे जैसे जैसे कंपनी मेरी ग्रो करती है वैसे वैसे मुझे वेंडर्स चेंज करने पड़ते हैं। जब कंपनी एक फेज़ में भी होती है तो मुझे एक पर्टिकुलर सर्विस ऑफ डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट करवाने हैं तो उसी के लिए मुझे किसी और वेंडर को रीच करना पड़ता है। कभी मुझे अगर उसकी प्रमोशंस करवानी है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को रीच करनी पड़ती है एंड डिफरेंट ब्रांडिंग एंड अदर सर्विसेज के लिए डिफरेंट जगहों पर जाना पड़ता है। वन स्टॉप सॉल्यूशंस कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक रूफ के अंदर में सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं तो एक स्मॉल बिजनेसेस के लिए कॉस्ट इफिशिएंट हो जाती हैं चीज़ें, एक बिजनेस के लिए और एक एजेंसीज के लिए, एक वेंडर के लिए भी इजी हो जाती हैं। जब वो स्क्रैच टू अबव जब देखती हैं चीज़ों को तो हमारे पास भी एक आइडिया लग जाता है कि इस कंपनी के बेसिक्स एंड एथिक्स में क्या रखा था हमने, इसका विजन क्या है, इसका गोल क्या है, एंड हम उनके गोल्स को अचीव करने में इस तरीके से हेल्प कर पाते हैं। डिफरेंट सर्विसेज 360 डिग्री में मार्केट को कवर कर रही हैं। किस प्रकार से और किन सर्विसेज के माध्यम से आपका कहना है कि आप मार्केट को 360 डिग्री में कवर कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। ओके, सो 360 डिग्री कहने का मतलब है राउंड द सर्कल कवर, यानी कि आप कवर्ड है चारों तरफ से, आपको कहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। राउंड द कवर अगर स्ट्रैटेजिकली तौर पे मार्केटिंग के टर्म्स में कहा जाए तो हमारी मार्केटिंग एक्चुअली 3 बेसिक फंडामेंटल्स में डिवाइड कर दी जाती है जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे बात आती है। ATL मार्केटिंग, BTL मार्केटिंग एंड TTL मार्केटिंग के तौर पे। ATL, BTL एंड TTL मार्केटिंग क्या है एंड किस प्रकार से ये आपके दूसरे सर्विसेज से यूनिक हो पा रहा है? ओके, सो मैं बताना चाहूँगा कि ATL मार्केट इज ऑल अबाउट अबव द लाइन। अबव द लाइन मतलब जब मुझे किसी भी अपने वॉइस को, अपने प्रमोशंस को, अपने चीज़ों को जब लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंचानी हो, लाइक अभी चुनाव का वक्त है, राइट, एंड चुनाव के टाइम पे अगर मुझे अपना प्रमोशंस करना है तो कोई टारगेट ऑडियंस इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। मेरे लिए हर कोई जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है और ये एक एजुकेट करने वाली चीज़ है। इसके लिए देखा जाए मास तो ये ATL के अंदर में आता है, जहाँ पे हम टीवी, दूरदर्शन, नेशनल न्यूज़ जो है हमारी, वो एक फॉर्म्स ऑफ ATL मार्केटिंग प्रोवाइड करती है। मतलब एक बार में मास दर्शकों तक या मास लेवल लोगों तक अगर कोई चीज़ पहुंचानी है तो उसके लिए तो वो ATL हो गया। और BTL की बात करें तो दैट्स द बिलो द लाइन। जब मेरा स्मॉल सेगमेंट हो, जैसे DD झारखंड जो हो गया, तो झारखंड की कृषि के लिए जब हम जाने जाते हैं तो खासतौर पे इसमें ज़्यादा प्रोग्राम्स कृषि को लेकर के आते हैं, चीज़ें ज़्यादा उस तरीके से आती हैं, इसीलिए क्योंकि स्मॉल सेगमेंट्स एंड स्पेसिफिक टारगेट। और TTL की बात करें तो ये मिक्स ऑफ बोथ होता है, थ्रू द लाइन यानी TTL, एंड इसमें अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन को मिक्स करके स्ट्रैटेजीज को अप्लाई की जाती है। अशबा जी, और भी कंपनीज होंगी जो सिमिलर काम कर रही हैं या सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं, तो आपका ये स्टार्टअप उन सभी कंपनी से अलग या यूनिक स्टैंड किस प्रकार से ले पा रहा है? श्योर, तो कहना बस इतना चाहूँगा कि कंपनीज कई है,
5 fingers are never equal, that's all about that. सब अच्छे कर रहे हैं, सब अपने जोनर में अच्छा कर रही है. हमारी कंपनी बस सिर्फ 3 से 4 फंडामेंटल्स पे ही स्ट्रांग है सबसे ज्यादा, जिसपे हमें बहुत गर्व फील होता है. जो आपके यूनिक या इनोवेटिव पॉइंट्स हैं. एग्जैक्टली. तो सबसे बेस्ट चीज है हमारी, दैट इज अ डेटा ड्रिवन अप्रोच. हमारी कोई भी अप्रोच किसी भी क्लाइंट्स के लिए, जब हम कोई भी मार्केटिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं, या यूज करते हैं, या अप्लाई करते हैं, तो हमारा पूरा अप्रोच डेटा ड्रिवन होता है. हम डेटा एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसके बेसिस पे अप्लाई करते हैं. फर्स्टली मतलब किस प्रकार से ये डेटा ड्रिवन अप्रोच आपका रहता है, ये क्लियर नहीं हो इट्स ऑल अबाउट अ रिसर्च. मार्केट रिसर्च का ये फंडामेंटल्स आता है कि कभी भी कोई भी चीज़ जो हम अगर एक फॉर एग्जांपल एक एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं किसी XYZ कंपनी के लिए, तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि लोगों की सोच क्या कहती है, किस पॉइंट पे लोग क्लिक करते हैं. कौन सा ऐसा हुक लाइन है जिसपे सब लोगों को वेट करने का मन करता है. तो दैट इज द थिंग दैट इज कम्स फ्रॉम अ रिसर्च. कौन है मेरा टारगेट ऑडियंस, जरूरत किसको है, वो लैंग्वेज क्या होगा, वो लोग कौन होंगे, उनका एज क्या होगा, ये सारी चीज़ों को एक एनालिसिस के फॉर्म में निकाला जाता है. एंड दैट इज ऑल अबाउट अ डेटा ड्रिवन अप्रोच, जो हमारा सबसे मेन है. सेकेंडली दैट इज अ ट्रांसपेरेंसी. हम अपने क्लाइंट्स के साथ एक ट्रांसपेरेंसी साझा करते हैं. हम कभी भी उनसे ये नहीं करते कि व्हाट वी आर डूइंग दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. हमारा ये हमेशा से अप्रोच रहा है कि हम उनके साथ एक एथिकल वे ऑफ वर्क को शो करते हैं, शोकेस करते हैं कि जो हुआ. एंड थर्डली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट. दैट व्हाट आई मीन बाय कोलैबोरेटिव एफर्ट का मतलब ये हो गया कि हम कभी ये नहीं करते कि हम कर रहे हैं आप इंटरफेयर नहीं करें. हम उनका विजन जानते हैं, उनका सोच समझते हैं. जो बिजनेस ओनर है फॉर श्योर उन्होंने, उनका वो ब्लड है, उनका वो चाइल्ड है. किसी भी स्टार्टअप एंड कंपनी को वो अपना चाइल्ड समझते हैं. तो हम उनके चाइल्ड के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में उनसे नॉलेज लेते हैं. हम अपना एक्सपर्टीज डालते हैं एंड अपना इनोवेशंस को ऐड करते हैं. एंड जिसके कोलैबोरेट से जो टीम हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट जस्ट अ सर्विस, उनको एक टीम के फॉर्म में जब सर्विसेज मिलती हैं तो उसका एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ड्रिवन होता है एंड ग्रोथ दिखती है. अशफा जी, आप जहाँ तक हम जानते हैं बीकॉम के स्टूडेंट रहे हैं और अकाउंट्स और कॉमर्स आपका बैकग्राउंड एजुकेशनल फील्ड रहा है, तो अचानक से इससे हटकर, एजुकेशनल फील्ड से हटकर एकदम टेक्निकल बैकग्राउंड में आना, ये आपने कैसे किया? नॉलेज आपने कहाँ से एक्वायर करी? ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. अगर मैं कहूँ तो जर्नी कुछ ऐसी थी कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता था कि मैं MBA करके फिनेंस में जाऊं एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स के साथ आगे जाऊं. मैं यही मेरा सोच एंड गोल था. डाइवर्शन कैसे हुआ? इसी चीज़ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब ये कोविड का टाइम आया ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकली कन्वर्ट हुई. उससे पहले मैं सोशल एक्टिविटीज़ में भी अपने कॉलेज के दौर पे बहुत ज़्यादा रहता था. वहाँ पे हम लोगों ने एक कैंपेन रन किया था, दैट वाज अ मेडिसिन कैंपेन, जो सोशल सर्विस के अंदर था, जिसमें लेफ्ट ओवर मेडिसिन हम कलेक्ट करते थे. अराउंड 75 लाख रुपीज़ तक की मेडिसिन हमने लेफ्ट ओवर कलेक्ट की थी डिफरेंट जगहों से. एंड उसके लिए इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले थे हमारी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ को. अपने कॉलेज के सोशल सर्विस के दौरान आपने 75 लाख की फ्री लेफ्ट ओवर मेडिसिन गरीब लोगों में बांटी, तो ये किस प्रकार का कॉज ड्रिवन था एंड इसका क्या रोल प्ले रहा आपके स्टार्टअप डेवलपमेंट में? एक्चुअली ये एक कम्युनिटी सर्विस रॉटरैक का मैं पार्ट था. वहाँ कम्युनिटी सर्विसेज का ये एक मेरा इनिशिएटिव था. दैट वाज अ बची हुई दवाइयों को बचाए, लेफ्ट ओवर मेडिसिन को. तो हम डिफरेंट स्कूल्स में बॉक्स सेट करते थे. मेरे लिए सबसे मेजर एक कैंपेन को हेड करते हुए मेरे लिए सबसे मेजर जो स्ट्रगल था उस टाइम पे 2019 की ये बात है, 2018-19 की ये बात है. तब मेरे पास सबसे बड़ा एक हर्डल था कि लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊं कैसे. बीइंग एज अ कॉलेज स्टूडेंट मेरे पास ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारे फंड्स हैं, मैं एडवर्टाइजमेंट कर दूं. एंड सोशल कॉज था. तो उस टाइम पे मैंने जानना शुरू किया कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं, मार्केटिंग कैसे हो सकती है. मैंने ये जानना शुरू किया कि किस तरीके से लोगों तक रीच कर सकते हैं, किस तरीके से एक कॉलेज स्कूल्स तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकता हूं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू. और वहां पे मेरा इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ कॉलेज लाइफ में ही कि ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है मार्केटिंग. एंड हम अकाउंट्स में वैसे और आप डिजिटल मार्केटिंग के सोर्सेज की तरफ बढ़ते चले गए. या उस टाइम पे, और इसको बूम दिया जब कोविड आया. कोविड के टाइम पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट और प्लेटफॉर्म्स नया था, जूम मीटिंग्स एंड ऑल, और लाइव क्लासेस वगैरह करनी रहती थी. तो कॉलेज के प्रोफेसर्स ने भी मौका दिया हमें कि आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशंस है कि एक बार में मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक रीच आउट कर सके अपनी बातों को. तो उस टाइम पे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हमने सीखी. यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लर्निंग था. डिफरेंट कोर्सेज मैंने की उस टाइम पे ऑनलाइन. एंड वहीं से ये शिफ्ट हुआ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट. मतलब वो कहते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है. तो आप गरीब लोगों की मदद करने के दौरान में आपने ये सारी चीज़ें सीखी और एक्वायर की, जिसको आपने एक स्टार्टअप के फॉर्म में यूनिक वे में तब्दील करा.
बिल्कुल कह सकते हैं ये बाय द गॉड ग्रेस यू कैन सी लाइक कि इफ यू स्प्रेड हैप्पीनेस यू गेट हैप्पीनेस, सो दैट्स ऑल। अशफा जी, कब और कैसे ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ करना है? गैप एग्जिस्टेंट है मार्केट में, गैप आइडेंटिफिकेशन आपको कब और कैसे हुई जिसको लेकर आप स्टार्टअप की ओर आगे बढ़े? सो कॉलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद मैंने 3 साल जॉब की। मैं कॉर्पोरेट्स में था, मैं एडटेक इंडस्ट्रीज़ में वर्क की। मैंने सेल्स से अपना काम शुरू किया एंड मैं मार्केटिंग की तरफ में आगे बढ़ा। मैंने सेल्स स्ट्रैटेजीज़ देखी, मैंने समझा कि किस तरीके से अप्रोच बनाया जाता है, किस तरीके से बिजनेस रन होती है कॉर्पोरेट्स में, किस तरीके से एड्स रन होते हैं, किस तरीके से लीड्स जनरेट होती है एंड बिजनेस ग्रोथ होती है। साथ ही साथ मैंने अपना MBA कंप्लीट किया और MBA के अंदर में थ्योरेटिकल नॉलेज और जो मैंने जॉब किया उससे मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज, ये मेरे को एक कोलैबोरेटिव नॉलेज दिया। साथ ही साथ मैं जब लोगों से मिलता था इस दौरान में तो मुझे एक गैप दिखा, खास करके जो छोटे बिजनेसेस होते थे उनके पास बूटस्ट्रैप कंपनी होती थी, उनके पास कोई ह्यूज नंबर ऑफ फंड्स नहीं होते थे कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करे और बहुत महंगा एड्स चलाए। तो उस एग्जिस्टिंग मार्केट में गैप एग्जैक्टली आपको कहाँ पे दिखा? तो ये एक बहुत बड़ा गैप है मैम, जहाँ पे सर्विसेज तो प्रोवाइडर्स बहुत है बट कॉस्ट इफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग नहीं हैं। आज भी मार्केटिंग सर्विसेज को कॉस्टली मार्केटिंग समझा जाता है। हमारे यहाँ रांची में भी देखिए या फिर कहीं पे भी जाए, छोटी कंपनीज, छोटे शॉप्स, छोटे बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग को अब तक वो लीफलेट बांटना, न्यूज़पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐड दे देना वहीं तक है, जबकि उनको ये बात पता है कि लोग मोबाइल पे ज़्यादा अग्रसित है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो जहां दूसरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वहां अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव होने का दावा कर रहे हैं तो ये किस प्रकार से आप कर पा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। कॉस्ट एफिशिएंसी को बनाना ये हमारे लिए एक सबसे मेजर चैलेंज था, बिकॉज जो बेसिक्स फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इसके तौर पे देखा जाए तो ये कॉस्ट तो ले लेगा एंड दे ऑल आर डूइंग गुड। मतलब अगर कॉस्टिंग की बात की जाए, इसको कट डाउन करने के लिए जैसी मेरी सोच थी एंड जैसा मेरा अप्रोच था, मैंने चीज़ों को वर्क फ्रॉम होम मॉडल से स्टार्ट किया। मैंने इनिशिएटिव्स लिया कई लोगों से इंस्पायर होकर के, मैं बताऊं अगर तो कि मैं उन लोगों को वर्क देना चाहा जो अपने लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं वर्क को रीस्टार्ट करना चाह रहे। वो फीमेल्स की बात कर सकते हैं, विमेंस की बात कर सकते हैं। बेसिकली आपका इंस्पिरेशन भी कुछ रहा था स्टार्टअप को खोलने से पहले? या फॉर श्योर मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा इंस्पिरेशंस को लेकर के। ऐसे तो इंस्पिरेशंस बहुत कुछ रही थी बट मैं जो मूल तौर पे अपने फंडामेंटल्स के अंदर में कंपनी के फंडामेंटल्स में फॉलो करता हूँ कि प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी एंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना, ये इंस्पिरेशंस मेरे को मैं जब बैंगलोर से वापस आ रहा था रांची के इंसिडेंट्स में, तो लोग आसपास में शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को कि कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रही है चीज़ें। वहाँ पे जब बातचीत हुई तो एक लेडी थी मेरे सामने एंड वो एक MBA ग्रेजुएट थी बट 3 साल 4 साल का वक्त हो गया था लास्ट उनका जॉब छोड़े हुए शादी के बाद से। तो उनका एक कहना था कि आप जब स्टार्टअप करने की सोच रखे तो ये ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा कि वेमेन एम्पावरमेंट की लोग बात तो ज़रूर करते हैं पर ये फंडामेंटली प्रूव नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं कि जिनके करियर में एक गैप है, उन गैप्स को वो सामने नहीं ला पा रहे, उनको फिल करने के लिए कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लेडीज, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है काम करने के लिए ड्यू टू देयर वर्क गैप। हाँ, एक गैप जो बन जाता है वर्क एक्स के बीच में, जो गैप बन जाता है लास्ट जॉब एंड न्यू जॉब के बीच में, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है कि टू द पॉइंट हम नहीं है कहीं ना कहीं एंड इस वजह से कंपनीज थोड़ी सी लैग बिहाइंड करती है कि अब चीज़ों में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपके स्टार्टअप का क्या विजन था, कैसे आप इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? सो बेसिकली हम लोग अभी भी अपनी कंपनीज के अंदर में, मेरे पास 4 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कहीं ना कहीं उनको दे आर मैरिड लेडी एंड वर्क फ्रॉम होम के तौर पे दे हैव जॉइंड अस एंड दे आर वर्किंग वेरी फैंटास्टिक। दूसरा कि हम उन स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं जो अपने फंडामेंटल स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप्स को रखना चाहते हैं, जो फाउंडिंग स्टेप्स कहते हैं लाइफ एंड करियर के अंदर में, उनको भी हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। जिससे क्या होता है, मेरे पास कॉस्ट एफिशिएंसी भी आती है एंड हमारी जो एक्सपर्टीज़ टीम है, जो मेरे फ्रेंड्स एंड जो मेरे कलीग्स जो मुझको ज्वाइन किए हैं मेरे साथ इस कंपनी में, दे आर लाइक अ फैमिली टू मी एंड उन सब की एक्सपर्टीज़ एंड इनका एनर्जी, इनको मिला करके जो ग्रोथ एंड जो रिजल्ट्स हम दे पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक विज़न था एंड जो हम अचीव कर पा रहे हैं अभी। एक सोच आना और उसको धरातल पर लेकर आना अपने आप में एक बड़ा काम होता है। तो अपनी स्टार्टअप कंसेप्ट के ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पे काम करने के लिए आप किस प्रकार से आगे बढ़े?
सो ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशंस में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि एक बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो बट वी कैन से कि हमारे इंडिया के अंदर में इस न्यू डिजिटल भारत के अंदर में वेबसाइट्स, सोर्सेज एंड लर्निंग के लिए चीज़ें बहुत वाइड लेवल पे अवेलेबल है। स्टार्टअप इंडिया का वेबसाइट है हमारे पास, उसमें मैंने इंटायर प्रोसेस को समझा कि एक फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस, क्या चीज़ें एंड क्या फंडामेंटल्स को बिल्ड करना ज़रूरी है कंपनी को फॉर्मेशंस के पहले, हायरिंग का प्रोसेस एंड एचआर पॉलिसीज़ कैसे बनानी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ ये कि जब बिजनेस ऑपरेशंस हो तो उसके अंदर में सेल्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं एंड ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कैसे करते हैं। इन सारे फंडामेंटल्स को मिलाते हुए हमने कंपनी को फॉर्मेशंस की तरफ में पुट किया। कई लोगों का हेल्प भी मिला, कई लोगों ने मेंटर किया, फैमिलीज, फ्रेंड्स, एवरीवन। फैमिलीज का किस प्रकार का सपोर्ट था जब उनको लगा कि बच्चा मतलब अलग ही दुनिया में जा रहा है, अलग ही बिल्कुल हटकर एक वे में जा रहा है? इस मामले में मैं अपने आप को थोड़ा सा लकी वन मानता हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली का हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा है कि मैं जो भी करना चाहता हूँ, माय फादर साहब एंड स्पेशली माय मॉम एंड डैड, दे बोथ, एंड सारे रिलेटिव्स भी हमेशा से रहे कि जो भी तुम करना चाहते हो करो, यू विल डू बेस्ट। एंड ये जो उनका कॉन्फिडेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आई थिंक आज के टाइम पे सारे पेरेंट्स ऐसे सपोर्ट करते हैं अपने चिल्ड्रंस को। कॉस्ट एफिशिएंट वे में एक अच्छी टीम बिल्ड करना, ये आपने किस प्रकार से इंश्योर करा जहां पे सारी चीजें आप कॉस्ट एफिशिएंट रखना चाह रहे थे? सो कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए मैंने सबसे पहले ना फिक्स्ड कॉस्ट को कम करना चाहा एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करना, मतलब अपने नॉलेज का आपने पूरा फायदा उठाया। एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना, दैट इज़ अ फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ। अपने अगर कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए देखा जाए तो मैंने अपनी कंपनी के अंदर में 6 कोर मेंबर्स रखे जो 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, जो हमारी सर्विसेज है। एंड इसके सपोर्ट रोल्स के लिए मैंने इंटर्न्स हायर किए, मैंने उन लोगों को हायर किया जो अपने करियर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, मैंने सपोर्टिव रोल के तौर पे उन स्टूडेंट्स को लिया जो अपने करियर को अभी कंप्लीट किया उन्होंने कोर्स एंड डिग्री को, एंड वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड टीम को एक ह्यूमन रिसोर्स का फंडामेंटली सपोर्ट भी मिलता है। तो जो 6 लीडर्स है उनके पास अगर 5 की टीम हो जो एक स्ट्राइपेंड्स पे भी वर्क कर रही है तो मेरा कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम आ जाता है मार्जिनल मार्केट से। ओके, तो आपने फिक्स्ड कॉस्ट कम करके वेरिएबल कॉस्ट को मेंटेन करने की कोशिश एग्जैक्टली ये मेरा 6 अलग अलग लीडर्स आपने रखे, किस किस फील्ड में हम जाना चाहेंगे फॉर इनिशियल स्टार्टअप? सो बेसिकली हमारी कंपनी जो है वो 6 मेजर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एंड हमारे पास वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट के लिए लोग हैं, दे आर द टीम हेड्स एंड जो हमारी सर्विस है। सेकेंडली लीड जनरेशंस किस तरीके से B2B एंड B2C लीड्स अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग के थ्रू करना है या कस्टमर्स के लिए एड्स के थ्रू करना है। सो लीड जनरेशंस, ब्रांड प्रमोशंस जो हमारी सेकेंडली सर्विसेज है। थर्डली जो ब्रांडिंग होता है जिसको मैं खुद भी लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इनिशियल ब्रांड बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसा हो, गुडविल कैसे बिल्ड हो उसका। फोर्थली जो हमारा एक सर्विस जाता है दैट इज़ ऑल अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सोशल मीडिया पे हर कोई अवेलेबल है, तो सोशल मीडिया के लिए हमारे पास टीम में मेंबर्स हैं जो सोशल मीडिया को इंटायरली हैंडल करते हैं, आइदर इट इज़ ऑल द काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा एंड एवरीथिंग। एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ SEO सर्विसेज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, कि गूगल पे अपनी रैंकिंग को ऑर्गेनिक तरीके से कैसे बिल्ड करे। एंड लास्टली वेब ऑप्टिमाइजेशन, कि अगर वेबसाइट है मेरे पास एग्जिस्टिंग पर वो ऑप्टिमाइज नहीं और सही से ऑपरेट नहीं कर रही है तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ एंड उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं ला पाते, तो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। क्या ये सारी नॉलेजेस एक्वायर करने में आपके कुछ खर्च भी लगे या फिर होल एंड सोल आपने रिसर्च बेसिस पर इनको एक्वायर करा? अगर मैं आफ्टर कॉलेज खर्चेस की बात करूँ तो होल एंड सोल ये मेरा, हमारे पास फ्री प्लेटफॉर्म्स बहुत है। गवर्नमेंट के स्किल इंडिया का वेबसाइट है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा फॉर श्योर ऑडियंसेस को कि स्किल इंडिया के वेबसाइट्स में सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाय द वे कहीं बड़े कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स आने की ज़रूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, बट हाँ मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को लर्न करने के लिए आपको एक नॉलेज के लिए आपका अगर बैकग्राउंड है तो वेल एंड गुड है। मेरा बैकग्राउंड था BCom था मेरा, MBA मैंने किया मार्केटिंग के अंदर में नासी मुंशी मुंबई से, तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा जो मेरे को हेल्प किया है। बट अगर डिजिटल मार्केटिंग को एलिगेंटली अगर देखने की बात करूँ तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे
डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे गूगल भी इवन फ्री ऑफ कॉस्ट एक फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाता है जब आप फंडामेंटल्स लेना आशुतोष जी, स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले क्या आपने इस पे कोई रिसर्च भी कंडक्ट करा और साथ ही क्या आउटकम्स निकल कर आए उस रिसर्च के, कैसे आपने उन आउटकम्स का इस्तेमाल अपनी स्टार्टअप में करा? सो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले इनिशियली हमेशा रिसर्च कर लेनी चाहिए एंड ये एक मेजर प्रिंसिपल्स है, हमने भी फॉलो किया। हमने रिसर्च किया, हमने सैम्पल सर्वेस किए, हमने समझा कि झारखंड के अंदर में इस्टेब्लिशमेंट अगर मुझे अपनी कंपनी को करना है तो क्या मेजर फैक्टर्स एंड चैलेंजेस हैं। इसके लिए हमने सैम्पल सर्वे किया, हमने स्मॉल बिजनेसेस को रीच किया, हमने समझा कि आप मार्केटिंग क्यों नहीं करते, आप एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करते हैं। आपका XYZ एक रेस्टोरेंट है आपका, आप MSME के अंदर में आते हैं, आप माइक्रो लेवल बिजनेस रन कर रहे हैं, बट आप एडवर्टीजमेंट रन नहीं करते हैं, आप अपना प्रमोशंस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते आप भी? अब बिजनेस तो हर कोई ग्रोथ चाहता है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो सबसे पहला एक फैक्टर्स इसमें समझ में आया कि जैसा हमने डिस्कस किया कि कॉस्ट वाज द रीज़न। इस सर्वे को करने के लिए हम लोगों ने 3 टीम को फॉर्म किया। एक जो डिजिटल सर्वे हमने रन किया, दूसरा एक ऑन ग्राउंड सर्वे हमने रन किया, और तीसरा दैट वाज अ फीडबैक सर्वे। जो मार्केटर्स है, जो एग्जिस्टिंग मार्केटर्स है मार्केटिंग में, उनको क्या चैलेंजेस आते हैं कंज्यूमर के एंड से, ये हमने समझा। हमने कंज्यूमर के एंड से यानी बिजनेस ओनर्स के एंड से समझा कि उनको क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड तीसरा फीडबैक्स एंड रिसर्च से हमने ये समझा कि वो मार्केट का ट्रेंड क्या कहता है। जैसे लिंग्विस्टिक बैरियर है हमारे झारखंड के अंदर आउटकम्स को आपने अपनी स्टार्टअप में किस प्रकार से इस्तेमाल करा? ना वहाँ पे बहुत सारे आउटकम्स मिले, जिसमें से एक मेजर आउटकम था कि फॉर एग्जांपल अगर मुझको दुमका, देवघर एंड साहिबगंज क्षेत्र में अगर एड्स रन करने हैं एंड लोकल लेवल एड्स रन करने हैं या लोकल लेवल से कनेक्ट करना है, प्रमोशंस करने हैं, फॉर श्योर वहाँ पे सांथाल प्रज्ञा क्षेत्र है, वहाँ पे सांथाली लैंग्वेज का अगर मेरे पास डेमोग्राफिक तौर पे अगर एडवांटेज रहे, लिंग्विस्टिक बैरियर नहीं रहे, तो ये मेरे लिए एक एक्सटर्नल एडवांटेज क्रिएट करेगा। एंड इन्हीं सारी रिसर्चेस को हम अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। हम ये समझे कि किस एरिया में किस एज ग्रुप्स के लोग ज़्यादा है, लिटरेसी रेट क्या है। वर्चुअलाइज सॉल्यूशंस नाम रखने के पीछे क्या आपका क्या कंसेप्ट रहा, क्या सोच रही इस नाम को स्टार्टअप को देने के लिए? अगर मैं कहूँ वर्चुअलाइज सॉल्यूशंस का नाम अपने आप में जस्टिफाई करता है। वर्चुअली हमारी बिजनेस फिजिकली से ज़्यादा वर्चुअली ऑपरेट करती है। सारे प्लेटफॉर्म्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में डिजिटल है, ये सब इंटरनेट पे है। वर्चुअली हम फिजिकली टच एंड फील नहीं कर सकते, बट हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि ये वर्चुअली एग्जिस्ट कर रही है, उसका एक एग्जिस्टेंस है। सो वर्चुअलाइज वहाँ से आया, एंड एवरी प्रॉब्लम शुड हैव अ सॉल्यूशन। सो हियर कम्स द सेकेंड वर्ड जो है सॉल्यूशन। तो वर्चुअलाइज सॉल्यूशंस नाम रखने का पीछे रीज़न यही था कि वर्चुअली हम लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, एंड दैट इज ऑल अबाउट कि वर्चुअलाइज सॉल्यूशंस हमने नाम फॉर्म किया है ना। पर्सनलाइज सर्विसेज देना किसी भी प्रकार की ऑडियंस को अकॉर्डिंग टू देयर लिंग्विस्टिक, जियोग्राफिकल बैरियर्स एंड अदर बैरियर्स, ये आप किस प्रकार से कर पाते हैं? ये बहुत ज़रूरी अंडरस्टैंड करना कि 5 फिंगर्स आर नेवर इक्वल। मैं हमेशा कहता हूँ एक शूज़ सबको फिट नहीं हो सकता। ऑडियंस के सेगमेंटेशंस को करना किसी भी बिजनेस एंड क्लाइंट्स के लिए, उनको जब बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस इंटीग्रिटी एंड सेल्स पाइपलाइन को जब बिल्ड करना हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनके जो टारगेट ऑडियंस है उन तक उनकी बात पहुंच सके। तो लिंग्विस्टिक, डेमोग्राफिक, कलर कास्ट, एज, ये सारे फैक्टर्स जो होता है, टारगेट ऑडियंस बैरियर्स को हमने रिसर्च करके अंडरस्टैंड किया एंड उसको पर्सनलाइज्ड करते हैं उनके ऑडियंस के तौर पे। एंड बिजनेस जो चीज़ प्रमोट करना चाहती हैं, जो चीज़ सेल करना चाहती हैं, जो उनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, उनको उन तक उनके फॉर्म में पहुंचा सके तो ज़्यादा बेटर। आपके स्टार्टअप के टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? हमारे टारगेट क्लाइंट्स की बात करें तो हर एक बिजनेस जो MSME के अंदर में आते हैं एंड बिग बिजनेसेस, खास तौर पे हम अभी माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस पे वर्क कर रहे हैं ताकि उनको एक कॉस्ट एफिशिएंसी सर्विस मिल सके। दूसरा चीज़ कि उनके पास प्लेटफॉर्म्स ऐसा हो जहाँ पे वो चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे अंडरस्टैंड करे, इम्प्लीमेंटेशन को भी समझ सके। हमारे टारगेट ऑडियंस बेसिकली हर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपने बिजनेस को ऑन एयर करना चाहती हैं, यानी कि ऑनलाइन ऑपरेट करना चाहती हैं, अपने आप को डिजिटली प्रमोट करना चाहती है, अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहती है एंड अपने सेल्स पाइपलाइन को बिल्ड करना चाहती है, मास ऑडियंस तक पहुंचना चाहती हैं। अशफाक जी, किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कौन कौन सा रहता है? स्टार्टअप को रन करने के लिए हमारे जो जैसा मैंने सर्विसेज बताया, दैट इज़ अ वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ब्रांड प्रमोशंस,
ब्रांडिंग मतलब कंप्लीट सर्विसेज, वो सर्विस ड्रिवन ये जो सर्विसेज है इसी के थ्रू हमारी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है क्लाइंट्स के थ्रू। फिलहाल में कितने लोग आपके स्टार्टअप के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक रेवेन्यू अर्न हो पा रहा है? टोटल नंबर ऑफ लोगों को अगर मैं देखूं जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं अभी इन एंड अराउंड, दैट इज 13 पीपल जो हमारी टीम में और है। उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से है? हम अभी जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं सब लोग सैलरी विड्रॉ करते हैं एंड सैलरीज फॉर्म पे ही हम आगे मतलब पार्ट टाइम बेसिस या कमिशन बेस नहीं है, No. वर्क बेस नहीं है, कंप्लीटली सैलरी बेस। सैलरी बेसिस है, उनकी फिक्स सैलरी है एंड जो हर मंथ के फर्स्ट को क्रेडिट हो जाती है फॉर श्योर, मैं मेक श्योर करता हूँ। तो ये किस प्रकार से आपके जो अलग अलग विंग्स हैं आपके स्टार्टअप के अंतर्गत उनके अंदर स्मूथ ऑपरेशन हो पा रहा है? सो बेसिकली लेवल्स ऑफ हिरार्की मेंटेन किया है हमने, डायरेक्ट कनेक्ट ऑफ हिरार्की मेंटेन किया है हम लोगों ने। हर 3 सबऑर्डिनेट के साथ हमने एक मैनेजर को इंटीग्रेट किया है एंड जिससे ऑपरेशंस इजी हो पाता है। वी यूज टू हैव मीटिंग्स, हम मीटिंग्स को ऑपरेट करते हैं एंड इस तरीके से सारी स्मूथ ट्रांजिशन एंड कम्युनिकेशंस जो है वो हो पाती है। अगला वे फॉरवर्ड विजन क्या है आपका? अगले 5 से 10 सालों में आप अपनी स्टार्टअप को कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं? विज़न बस इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। जैसे जैसे अगर इस विज़न को लेकर के चलते ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस को ग्रो करना होगा लोगों को एकोमोडेट करने के लिए। सो मेरा ग्रोथ का पर्सपेक्टिव ये है कि कमिंग डाउन द लाइन 5 इयर्स के अंदर में झारखंड ही नहीं, इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी के तौर पे वर्चुअलाइज सॉल्यूशंस इमर्ज होकर के आएगा एंड दैट्स आई एम श्योर विथ। एंड इसके लिए हर वो मुमकिन कोशिश एंड प्रॉपर डायरेक्शंस के साथ एथिकल वे पे वर्क किया जाए। अशमा जी, कोई भी एक न्यू स्टार्टअप या कोई भी एज ग्रुप का पर्सन अगर किसी स्टार्टअप को लेकर एक मास लेवल प्रॉब्लम को लेकर एक स्टार्टअप के फॉर्म में एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लाना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? बस इतना कहूँगा कि मौका अपने आप नहीं आता है, बनाना पड़ता है। एक कदम उठाना ज़रूरी है, इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है एंड सक्सेस फॉर श्योर आपके लिए वेट कर रही है। अशमा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।